नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत स्थिति। यानी कि भारत स्थिति मतलब भारत की जो लोकेशन है हमारे ग्लोब पे, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो साथ में लेके बैठ जाइए आप लोग। एटलीस्ट ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। एक एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन उद्देश्य है अच्छे से समझने का। ठीक है, देखो, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारत है, भारत का लोकेशन क्या है, लेकिन एक जो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है ना, उसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। देखो, आपके जो ये चैप्टर है ना, इसमें अभी आपका आएगा अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या होता है। तो बहुत से बच्चे हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अभी हम अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। तो देखिए, फाइनली आ ही गया ना आपका ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है कि क्या होता है अक्षांश देशांतर के बारे में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि क्या होता है अक्षांश, क्या होता है देशांतर। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स खोल लिया है और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक फ़ोटो है जो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो, आप लोग अगर मैप देखेंगे, आपने ग्लोब देखा है, तो ग्लोब पे ना आपको कुछ लाइंस दिखेंगी, ऐसी लाइंस दिखेंगी। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। आपको ये वाइट कलर की लाइंस दिख रही होंगी, है ना, वाइट कलर की लाइंस दिख रही होंगी। तो इसको मैं आपको दिखा दी। देखो, ये ऐसी लाइंस दिख रही हैं आपको, कुछ नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई ऐसी लाइंस दिख रही होंगी बहुत सारी, है ना। ये ग्लोब पे दिख रही हैं ऐसी लाइंस, और आप इस पे डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ऐसी बहुत सारी आपको लाइंस दिख रही हैं ये, है ना। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये ऐसी लाइंस दिख रही हैं। इन वर्टिकल्स लाइंस को, यानी कि जो ये लाइन जो ये नॉर्थ से साउथ तक हैं, तो इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनको लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स लाइन बोलते हैं। और इसको हिंदी में इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, क्या देशांतरीय बोलते हैं? देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। जब एक साथ ज़्यादा की बात कर रहे हैं, देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आपको एक दूसरे कलर में दिखेंगी, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही होंगी, ऐसे दिख रही हैं, ऐसे देखो, ये लाइंस दिख रही हैं आपको। ठीक है, ये लाइंस दिख रही होंगी आपको, है ना। तो जो ये येलो कलर से मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं, ऐसे आपको अपने मैप पे भी दिख रही होंगी। तो क्या होती हैं ये लाइंस? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ खींची हुई जो ये लाइंस हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और हिंदी में इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं आपको दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सचमुच हमारी ग्लोब में हैं। ये सचमुच नहीं होती हैं, इनको एक ड्रॉ किया गया है, इनको बनाया गया है स्टडी के पर्पज़ से, ताकि जब हम किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करें तो इसकी मदद से हम ईजिली उस लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि क्या होता है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये होते हैं 360 डिग्रीज के रूप में। ये लाइंस जो हैं ये ऐसी पूरी हाफ यानी कि 180 या 180 हाफ बटी होती हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल होती हैं 360 हमारे लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ठीक है, और अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो इनकी संख्या होती है 180। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्रीज में बटी हुई होती हैं। समझ गए आप लोग? नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा और शेयर बता देती हूँ। वेट, इसको मैं और शेयर कर देती हूँ। देखो, तो अब आप ये ग्लोब में देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, ग्लोब पे ऐसे लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो जो आपको ये डार्क पार्ट दिख रहा है ना, ये देखो, ये डार्क पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है,
देखो इसके सेंटर में, देखो जैसे कि हमारा ये ग्लोब है तो इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, और हिंदी में इसी लाइन को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये 0 डिग्री पे होती है और ये हमारे क्या करती है, ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला ये आपको ब्लैक कलर का जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आप लोग के साथ एक और इमेज शेयर करती हूँ। ये तो हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम के थ्रू आप देखो, इसमें सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, जो शेडेड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसी प्रकार से ये 0 डिग्री से जो ये साउथ वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये पूरा क्या है, शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको ब्लू कलर से, ये होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। ये वाला कौन से हो गया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये वाला कौन सा हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे ग्लोब पे क्या होती है, यहाँ पे भी एक GMT आपने सुना होगा, ग्रीनविच मीन्स टाइम आपने सुना होगा। तो ये क्या करती है, ये हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे ग्लोब को डिवाइड करती है। तो जो ये वाला पार्ट हो गया उसको बोलते हैं ईस्टर्न। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहले मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपको जो ग्लोब पे ऐसी लाइंस दिखती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची हुई होती हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स लाइन। जो नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची हुई होती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं, ये 180 में बटी हुई होती है, यानी कि टोटल होती हैं 360। और लैटिट्यूड्स कितनी होती है, ये 180 डिग्री, मतलब यानी कि 90 में डिवाइड होती है। 0 डिग्री से नॉर्थ तक जब हम जाते हैं, यानी कि ये हमारा जो 0 डिग्री, जैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ से इमेज लेके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिलेक्ट हो गया। देखो यहाँ से जैसे ये मान लीजिए हमारी एक लाइन जा रही है, ठीक है, 0 डिग्री पे, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जो होता है ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या होता है 90 डिग्री साउथ। तो ये 90 क्या हो गई, ये हो गई हमारी 180 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये टोटल मिला के कितनी क्या हो गई हमारी, ये होती हैं लैटिट्यूड्स। क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ, तो देखो यहाँ पे एक लाइन दिखती है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जो होती है, ठीक है, ये जो 0 डिग्री है यहाँ पे दिख रहा है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी टोटल कितनी होती है 180, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है 180। तो यानी कि कितनी हो गई 360 हो गई, 360 ईस्ट एंड वेस्ट मिला के पूरी, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट मिला करके ये क्या होती हैं 360 होती हैं। वो क्या होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। आई होप अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का। फिर मैंने आपको बताया कि जो अक्षांश जो हमारी 0 डिग्री वाली होती है लाइन, जैसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, तो ये क्या करती है, ये हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन सा, एक होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये जो साउथ वाला पार्ट है ये वाइट कलर में दिख रहा है, ये होता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसको कि मैंने आपको इस डायग्राम से भी समझाया कि ये देखो ये क्या करती है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसी प्रकार से फिर नीचे देखेंगे हम, यहाँ पे ये डार्क पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला होता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वेट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला जो यहाँ पे देखेंगे GMT होती है, यहाँ पे ग्रीनविच मीन्स टाइम। तो यहाँ पे इसके 0 डिग्री का जो ईस्टर्न पार्ट होता है इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से यहाँ कितनी होती है 180, यहाँ से यहाँ होती है 180, और मिला के कितनी हो गई टोटल 360। तो 360 तो हमारी क्या हो गई लॉन्गिट्यूड्स हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 90 साउथ, ठीक है। तो वो क्या होती हैं टोटल 180 होती हैं, क्या होती हैं लैटिट्यूड्स होती हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोग, क्या रुकिए मैं आपको दूसरे उससे बताती हूँ, दूसरा करती हूँ आपको शेयर, वेट। देखो जब भी आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ मैं कि हम जब भी बात करते हैं ये 0 डिग्री से ऊपर की,
जब भी हम किसी भी डिग्रीज़ की बात करते हैं, अगर हम इसके ऊपर की बात कर रहे हैं तो उस डिग्री के साथ हमेशा आप नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने बात करी 30 डिग्री नॉर्थ की, तो 30 डिग्री अगर हम नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें तो हमेशा उसके साथ एन यानी कि नॉर्थ ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है दोनों हेमिस्फीयर में डिग्री सेम होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 डिग्री आएगा ना, तो यहाँ पे भी 1 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा। इसी नॉर्थ साउथ से आपको पता चलता है कि वो जो लोकेशन की आप बात कर रहे हो वो किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्थन में या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में। क्या बोला मैंने कि जब भी आप नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करते हैं, किसी भी डिग्री की बात करते हैं जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो आप उसके साथ हमेशा नॉर्थ लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में किसी भी डिग्री की, तो उसके साथ आपको एस ज़रूर लगाना है, तभी पता चलता है कि आप नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं या साउथर्न हेमिस्फीयर की, क्योंकि ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप डिग्रीज़ के साथ ये डायरेक्शन का नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं सिर्फ 30 डिग्री लिख दूंगी ना तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं नॉर्थ की बात कर रही हूँ या साउथ की, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर में डिग्री सेम होती है। यहाँ से यहाँ ऊपर जाओगे वो भी यहाँ तक पूरा 90 डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ आता है, और यहाँ से यहाँ तक आते तो 90 डिग्री साउथ आता है। तो इसलिए जब भी आप ऐसे करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको नॉर्थ और साउथ लगाना है। इसी तरह से जब आप, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, जब आप बात करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर की, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होता है, पूरा यहाँ 0 डिग्री से पूरा पीछे तक कितना आता है, 180 डिग्री तक आता है ना। तो जब भी आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो उस डिग्री के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा ई लगाएंगे। ई से समझ में आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। इसी प्रकार से जब आप क्या करते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 97 डिग्री वेस्ट, जब डब्ल्यू लगा दूंगी तो इससे पता चल जाएगा मुझे कि इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अगर मैं लिखूंगी 97 डिग्री ई लगा दूंगी, ई से मतलब ईस्ट होता है, तो मतलब समझ में आ जाएगा कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आप इससे समझ गए होंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। तो आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है वो इस यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। और एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ है, ये हमारे हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, और नॉर्थन में भी कहाँ पे, ईस्टर्न वाले पार्ट पे। ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, तो यानी कि हमारा जो इंडिया है जो वो आता है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में, और कहाँ पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर के ईस्टर्न वाले पार्ट पे, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। समझ आ रहा है? तो इस वाले पार्ट के लिए जो भी होगा वो होगा पूरा ईस्टर्न, और इस वाले के लिए जब बात होगा तो वो होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया आपको लोकेशन? ये था हमारा ग्लोब, जिसमें हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, इधर की साइड पे पड़ता है, जो कि पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ पहले शेयर कर देती हूँ। तो अब हम आते हैं अपनी बुक पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, हमारे भारत का क्या लोकेशन है, किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है, और नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी ईस्टर्न वाले पार्ट पे पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात करना है। तो पहले चलिए भारत का देख लेते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। अब देखो इसके डायग्राम से अब अच्छे से समझ में जाएंगे। ठीक है, देखो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार का मतलब क्या होता है कि अक्षांशीय मतलब लैटिट्यूड, विस्तार मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अक्षांशीय मतलब लैटिट्यूड, हमारा जो इंडिया है अगर हम उसके लैटिट्यूड की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लाइन्स दिखेंगी, ऐसे दिखती है ना, लैटिट्यूड्स दिखती हैं आपको, तो मतलब ऐसे में वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये बात हो रही है। और इसी प्रकार से हम देशांतरीय विस्तार भी देखेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारा इंडिया का क्या दिखाया है, देखो हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूड होता है ना वो क्या होता है, देखो इंडिया का लैटिट्यूड होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, उत्तर मतलब नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ पे हमारी आती है 0 डिग्री, यहाँ की तरफ आती है 0 डिग्री। ठीक है, ये होती है हमारी 0 डिग्री, तो इससे ऊपर है यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। तो इसीलिए ये देखो ये पूरा क्या नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, इसलिए हमने क्या लगाया, ये है
नॉर्थ लगाया है। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड कैसा है, नॉर्थ, ऊपर की तरफ जा रहा है, हम ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, हमारे डिग्रीज के साथ क्या आएगा, साथ में नॉर्थ आएगा। ठीक है। हाँ, ये एक और चीज़ याद रखिए कि ये किसका साइन होता है, ये होता है मिनट का साइन। ठीक है। तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट, इसका मतलब क्या है कि जो 8 डिग्री यहाँ से 0 से 8 डिग्री जो लैटिट्यूड है ना, यहाँ से 37 डिग्री का तक नॉर्थ तक का जितना भी पार्ट है, तो यानी कि यहाँ से 8 डिग्री से पूरा 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। इसीलिए इसका जो लैटिट्यूड है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। समझ में आया क्या होता है लैटिट्यूड, कि कोई भी जो देश है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वही उसका लैटिट्यूड है। अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है, यानी कि लैटिट्यूड पूछा जाता है, तो आप ये देखेंगे कि लैटिट्यूड में लैटिट्यूड क्या होता है, हमारी ये वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची हुई लाइन होती है ना, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये है 8 डिग्री से 37 डिग्री। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड हुआ। समझ आ रहा है, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा लैटिट्यूड हुआ। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा है, मैंने आपको बताया था ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो इंडिया है फैला हुआ है। देख रहे हो, ये है ईस्टर्न पार्ट, ये भी देखो ईस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मैंने आपको बताया ना, ऐसे करके बताया कि पहले तो 0 डिग्री से नॉर्थ साउथ होता है, फिर ऐसे करके डिवाइड होता है, तो ये वाला ईस्टर्न पार्ट होता है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट होता है, तो हमारा इंडिया का लोकेशन आता है ईस्टर्न पे, तो इसीलिए हमने इसके साथ लिखा है ई। ठीक है। तो यानी कि तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो इंडिया है फैला हुआ है, यानी कि ये 68 डिग्री, ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट से। ठीक है। वेट, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप समझो, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट 27 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक क्या है हमारा, ये इंडिया में, इंडिया का ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि लैटिट्यूड हमने बात करी कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखो ये हमारा जो इंडिया यहाँ से यहाँ तक, ये जो लैंड पार्ट है हमारे इंडिया का, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा इंडिया फैला हुआ है। तो ये होता है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे आता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं, ये क्या है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो कि हमारे इंडिया का ही पार्ट है। अगर हम उसको भी इंक्लूड करके कहें तो ये होता है 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से, लेकिन मेनली हम तो लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा है लॉन्गिट्यूड, कि यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा इंडिया का लोकेशन दिख रहा है आपको, यहाँ से पूरा यहाँ तक फैला हुआ है ना। तो ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। तो अब आपको समझ में आ गया, जो लाइन लिखी थी ना कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार ज्ञात कीजिए, तो हमने वो समझ लिया। अच्छा, यहाँ पे देखो, आप सोचते होंगे कि 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री किसका मतलब क्या होता है, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। ठीक है। अगर 1 डिग्री 4 मिनट है तो 29 डिग्री पे कितना होगा, 4 × 29, यानी कि कितना, 116 मिनट होते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा लेट में बात करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा और डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए, जो कि हमने अभी देख लिया है। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने अभी यहाँ पे डायग्राम में पढ़ा है कि सबसे इसका यहाँ पे देखो, अगर हम इंडिया का देखेंगे तो इंडिया के हिसाब से यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है। तो ये हमने जो ये लिखा है, ये तो हमने पूरा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लिया है, हमारे पूरे ग्लोब को ध्यान में रखते हुए। अगर सिर्फ हम इंडिया की डायरेक्शन को लेके कहते हैं तो देखो, इसका सबसे पश्चिमी वाला यहाँ पे देखो, ये क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये वाला जो वेस्टर्न में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट। आया समझ में? ये बता रही हूँ, मतलब भारत का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी वाला जो देशांतर है वो कौन सा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। और हमने वो देख ही लिया है नॉर्थ साउथ वाला, वो भी दिखा देती हूँ एक बार आपको कि सबसे उत्तर में कौन सा है, और सबसे उत्तर में हमने यहाँ पे देख लिया है कौन सा है, 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। ये दिख रहा है आपको,
ये है उत्तरतम, ठीक है। और सबसे दक्षिण में कौन सा है देखा हमने, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है। ये देखो ये सबसे उत्तरतम वाला कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट, और ये दक्षिण में देखो यहाँ पे देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्या बताएं आपको, ये बताया है आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स इंडिया के, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। अब देखो इस लाइन का देखते हैं, हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये तो अब क्या है हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये अलग अलग बना दिए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ में कि जैसे हमारा आता है श्रीनगर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। और अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो अरुणाचल प्रदेश से पूरा गुजरात तक, ये क्या है हमारे एक नॉर्थ से साउथ में अगर देखें तो हमारा ऊपर श्रीनगर कश्मीर से लेकर यहाँ पे नीचे तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक क्या है, नॉर्थ से साउथ इसका क्या है विस्तार है। और अगर हम देखते हैं ईस्ट से वेस्ट तक देखते हैं तो ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है और वेस्ट में आता है गुजरात, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ पे आपको ये बताया गया है, ठीक है। फिर आता है कि भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि हमारा इंडिया है तो हमारा इंडिया का जो एरिया है, कितना पार्ट हमारे इंडिया के अंतर्गत आता है, तो जो समुद्र में 12 समुद्री मील तक जितना जो एरिया है ना, 12 समुद्री मील तक जो एरिया है ना, वो क्या आता है, ये हमारे इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इतने 12 समुद्री मील तक क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे कुछ भी काम कर सकता है, जो भी चीज़ें मतलब की जाती हैं वो इस एरिया के अंतर्गत वो कर सकता है। तो इतना अधिकार हमारे इंडिया का आता है। जैसे कि आप देखते हैं मछुआरे वगैरह जाते हैं, फिशिंग करते हैं, तो एक उनके लिए भी एक एरिया डिसाइड किया जाता है कि कितनी दूरी तक आप जा सकती हैं, है ना। तो जितनी दूरी तक हमारे भारत का जो अधिकार है वहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, अपना जो जितना भी क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने कहा 12 समुद्री मील तक, ये समुद्री मील क्या है, ये एक इकाई है उसको डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे है कि भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखाई रखा है कि यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है कि एक समुद्री मील, जो एक समुद्री मील है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है ना कि एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर के। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे कि 12 समुद्री मील को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 21.6 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना वो हमारे इंडिया के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है। क्या बोला उन्होंने कि भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील है, लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप इसको इस बॉक्स के थ्रू समझ सकते हैं कि एक समुद्री मील में लगभग कितने होते हैं, 1.8 किलोमीटर। देखो ये समुद्री मील में मापा गया है। ये क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स होती है मेजरमेंट करने की। जैसे कि आप लोग किलो यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं ना, ये एक यूनिट्स होती हैं। इसी प्रकार से समुद्र की जो दूरी होती है समुद्री मील में मापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। यानी कि अगर हम भारत देश की दक्षिणी सीमा देखें तो अभी देखो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, ये दक्षिणी सीमा अगर हम कहें तो देखो ये अंडमान निकोबार का आइलैंड दिख रहा है। तो इसकी जो दक्षिणी सीमा बिल्कुल जहाँ तक ये जो आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार, ये भी हमारे भारत का है। वैसे तो हम यहाँ से अगर डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट वाला है ना, लेकिन अगर हम इसकी बिल्कुल दक्षिणी सीमा देखें तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ये जो पूरा क्षेत्र ये क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, है ना, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट है ना, 6 डिग्री 45 मिनट ही दिया है ना, हाँ 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है। 30 का मतलब क्या है कि जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें कि कितनी अक्षांशीय विस्तार है कितना देशांतरी विस्तार है, तो वो अंतर कितना आएगा, लगभग 30 है। लगभग 30 क्या है, हमारी अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है हमारे इंडिया में। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 3214 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस है हमारे इंडिया की। और ईस्ट से वेस्ट तक कितनी है दूरी इसकी, 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसको हम मैप के थ्रू जानते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये हमारा नॉर्थ है, देखो यहाँ पे नॉर्थ है, ये है साउथ। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस कितना आ रहा है, हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3214 किलोमीटर। ये क्या है हमारा नॉर्थ से साउथ तक क्या है, डिस्टेंस है। इसी प्रकार से जब आप देखते हैं पूर्व से, यहाँ पूर्व से पश्चिम तक आप देखते हैं तो 2933 किलोमीटर, ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये चौड़ाई है हमारे भारत की। पश्चिम से पूर्व कह सकते हैं या पूर्व से पश्चिम तक क्या है, 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है। और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है लंबाई, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ जानो आप लोग कि नॉर्थ में सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी जो भाग है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसी प्रकार से सबसे पश्चिम में कौन सा आता है, किबिथु आता है। ठीक है, और नहीं पश्चिमी, सॉरी, पूर्व में किबिथु आता है, और सबसे पूर्व में आता है गुहार मोती आता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आपको याद रखना है, अगर हम बात कर रहे हैं सब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करते हैं पश्चिम में आता है गुहार मोती, और अगर हम बात करते हैं पूर्व में तो किबिथु। ठीक है, ये याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है भारत का जो क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, रुकिए पहले मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ तब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं हम भारत का क्षेत्रफल कितनों को याद है, वैसे कोई ये देखो बिल्कुल मेन पॉइंट है, याद होना ही चाहिए आप लोगों को। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, हमारे भारत का एरिया है, टोटल एरिया है हमारे भारत का। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत से होके कौन सी गुजरती है, कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सी अक्षांश रेखा है जो मेन है, मतलब जो भारत से कौन सी वो मेन रेखा है जो गुजरती है हमारे भारत से, वो है हमारी कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और हमारे भारत के दक्षिण में क्या है, ये आता है हिंद महासागर। इसके अगर हम यहाँ पे इस साइड पे देखते हैं, पूर्वी साइड पे इसके बंगाल आता है, बंगाल की खाड़ी, जिसे हम इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम में क्या आता है, अरब सागर आता है, अरेबियन सी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारी क्या है, हमने क्या पढ़ा कि इंडिया का सबसे ऊपर वाला जो नॉर्थन पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, इंदिरा कॉल होता है। सबसे दक्षिणी होता है इंदिरा पॉइंट होता है। पूर्व की बात करें, सबसे पूर्वी पॉइंट होता है किबिथु, और अगर पश्चिम की बात करें तो गुहार मोती होता है। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और अगर हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व तक तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक, इसके बारे में आप क्या है, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है उससे आप इसके बारे में और अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे कि ये लंबाई चौड़ाई ऐसे क्यों डिफरेंस है इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब आप लोग ये देखेंगे इसमें कि जो ये लैटिट्यूड है, ठीक है, पहले हम लैटिट्यूड की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, क्या होती है, पैरेलल होती है। देखो समान दूरी पर होती है। यहाँ पे देखो ये बराबर बराबर डिस्टेंस दिख रहे हैं इनके बीच में, है ना, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो यानी कि जो अक्षांशीय रेखाएं होती है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो लगभग होता है 111 किलोमीटर। क्या होता है, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन और हाँ, साथ में आप देखो ना, ये इनके बीच देखो ये ऊपर तक जा रही है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे होंगे वो क्या है, लगभग बराबर है। कहीं पर भी एक दूसरे से क्या नहीं हो रही है, कंजस्टेड नहीं हो रही है, ऐसे मिल नहीं रही है, है ना। सबके बीच में अभी देखो ये डिफरेंस दिख रहा है आपको, बीच में डिफरेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस दिख रहा है। कितने का होता है ये, 111 किलोमीटर का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वेट, तो
चलिए हम जान लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो लैटिट्यूड है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं और ऊपर से देखो कहीं पर भी ये मिल नहीं रही हैं, कंजस्टेड नहीं हो रही हैं, बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो लैटिट्यूड होती हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ देखो आप इक्वेटर से पूरा नॉर्थ पोल तक जा रही हैं, इक्वेटर से हमारे साउथ पोल तक जा रही हैं, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं या समांतर रेखाएं कह सकते हैं आप इनको, समांतर होती हैं, समान अंतर पर होती हैं। डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। वहीं जब आप क्या देखते हैं, जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास यानी कि 0 डिग्री के आसपास अगर आप देखेंगे इनको, तो यहाँ पे आपको इनके बीच का डिस्टेंस देखने को मिलता है, इसके आसपास आपको डिस्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे इनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो अगर हम इसकी बात करें भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री पर इसका जो देशांतर जो होती है रेखा हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है ना वो 0 डिग्री के आसपास तो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे ही हम और ऊपर जाते हैं, जैसे कि चाहे आप नॉर्थ पे जाओ चाहे साउथ पे जाओ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। 30 डिग्री के आसपास कितना होता है, लगभग 96.4 किलोमीटर होता है। इसी प्रकार से जब आप 60 डिग्री के आसपास जाते हैं तो 55.7 किलोमीटर होता है, और जैसे ही आप 0 डिग्री पे जाते हैं तो 0 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 0 डिग्री होता है नॉर्थ पोल पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी की सारी कंजस्टेड हो गई हैं। ऐसे यहाँ पे भी होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे इक्वेटर के आसपास इनके बीच का डिस्टेंस लगभग कितना होता है, 111.32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर होता है। और 30 डिग्री के आसपास 96.4 किलोमीटर, 60 डिग्री के आसपास 55.7 किलोमीटर, और जैसे ही पोल के पास जाते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहता, एक साथ कंजस्टेड हो जाती है, मिल जाती हैं। समझ में आया। तो यानी कि जो लैटिट्यूड होती है तो ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आपस में ऐसे नहीं मिलती हैं, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। और जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, ये क्या होता है कि भूमध्य रेखा के पास तो इन देशांतर रेखाओं के बीच में डिस्टेंस होता है लगभग 111.32 किलोमीटर का। लेकिन जैसे जैसे हम और डिग्रीज पे ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ चाहे साउथ जाएं आप, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है और 0 डिग्री तक आते आते ये बिल्कुल आपस में मिल जाती है, कंजस्टेड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझाया गया है। चलिए आगे आते हैं, ये हमने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ मैं, लेकिन क्या है कि चैप्टर जब आप अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को इमेज के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू, तो आपको ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध अथवा शीतोष्णकटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जोन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इससे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। उनमें से ही एक होता है हमारा जो टेम्परेचर के बारे में। तो इसी प्रकार से हमारी जो अर्थ है उसको टेम्परेट जोन्स में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो जो 0 डिग्री है, मैं यहाँ पर एक इमेजिन लाइन खींच लेती हूँ जिससे मुझे आपको समझाने में ईजी हो, ठीक है, इसलिए आप समझ सकें, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन देखी होगी 0 डिग्री पे, ठीक है। ये मैं बहुत पतली सी बना रही हूँ, ये थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको। देखो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री से हमारा 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये है 23 नॉर्थ। इसी प्रकार से हमारा साउथ में क्या होता है 23 डिग्री साउथ। तो जितना भी ये पार्ट होता है ना, ये जितना भी ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंग्लिश में
टॉरिड जोन, क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। और इसी के लिए हम यूज़ करते हैं, हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे तो इसको और भी ज़्यादा कैटेगराइज किया गया है, लेकिन अगर मेनली देखा जाए, आप इजीली समझो कि 0 डिग्री से 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री साउथ, इसके जितना भी जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की जो लाइट होती है ना वो डायरेक्ट पड़ती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यहाँ पे जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वेजिटेशन होती है, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब एक जैसी दिखेगी आपको इस पूरे जोन में, ठीक है। तो इसलिए इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार से अब मैं कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ। अब ऐसे ही 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से यहाँ से लेकर 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, इसी प्रकार से यहाँ पे 66 1/2 डिग्री साउथ। देख रहे हो मैं नॉर्थ और साउथ लिख रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये जो पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट को, जो ये पूरा जोन है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या होता है, ये होता है टेम्परेट जोन, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज़ इसके अंतर्गत आती होगी इस जोन में, वहाँ पे अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा 66 1/2 डिग्री से। अब मैं थोड़ा दूसरा कलर चेंज कर देती हूँ, चलिए रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाँ आप देखिए 66 1/2 डिग्री से ये पूरा जो 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, तो जितना ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रीज जोन। क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन, और हिंदी में शीतकटिबंधीय, ठीक है, फ्रीज जोन बोलेंगे और शीतकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। आपने देखा होगा मेनली पोल्स पे आपको 6 महीने की रात 6 महीने के दिन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं समझा रही हूँ कि ये टेम्परेट जोन की हम बात कर रहे हैं। क्या होता है टॉरिड जोन, क्या होता है टेम्परेट जोन, ठीक है। तो जितने भी कंट्रीज़ हमारे इस डिग्री के बीच में आएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस जोन के अंतर्गत आएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे इस क्षेत्र में, इस पूरे टॉरिड जोन में जितनी भी कंट्रीज़ होंगी, वहाँ पे आपको लगभग एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। वहाँ पे वेजिटेशन, वहाँ पे जो भी अलग तरह के फ्लोरा फौना जो भी चीज़ें देखी गई, तो आपको देखेंगे सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी उनमें, ठीक है। और वहाँ पे वो जो क्षेत्र होगा वो और जोन से अलग होगा, ठीक है। तो और जो क्षेत्र देखो 23 1/2 डिग्री से 66 1/2 डिग्री नॉर्थ साउथ बोथ, वहाँ पे होगा टेम्परेट जोन, वहाँ पे अलग चीज़ें होंगी। ऐसे ही उससे ऊपर जाएंगे आप तो अलग जोन में, तो वहाँ पे आपको अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग सब चीज़ें दिखने को मिलती है। अभी हम बात करें इंडिया की, तो आपको पता है कि हमारे इंडिया का लैटिट्यूड हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में आता है ऊपर से, नॉर्थ में मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ से इस 0 डिग्री से और इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा इस बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे जो हमारे इंडिया का जो साउथर्न पार्ट ज़्यादा होगा वो इस वाले एरिया में आएगा और नॉर्थर्न पार्ट थोड़ा सा इधर तक आएगा। आया समझ में। और हमें पता है लॉन्गिट्यूड क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो यानी कि 68, और ईस्ट में मतलब यहाँ से, तो इधर वाले पार्ट पे, है ना, इतने पार्ट पे आएगा, यहाँ पे इतने एरिया में हमारा भारत आता है। तो भारत का जो दक्षिणी वाला पार्ट होगा वो आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और नॉर्थ वाला पार्ट उससे थोड़ा सा वो टेम्परेट जोन में आता है। तभी आप देखते हैं कि हमारी इंडिया में जो नॉर्थन वाला पार्ट होता है वहाँ पे आपको अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से जब आप जैसे जैसे साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे गर्मी अलग होती है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, और वहाँ पे आपको देखिएगा मॉडरेट रहता है क्लाइमेटिक कंडीशन। बिल्कुल साउथ में जाएंगे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब सन की रेस पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो 0 डिग्री के पास में, भूमध्य रेखा के पास में है, और
टॉरिड जोन में पड़ता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तभी वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब मैं आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझा रही हूँ। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। हमने जो बात करी ना यहाँ पे कि भारत का जो हम यहाँ पे बात करें कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में आता है, उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में अथवा खोष्ण शीतोष्णकटिबंध में स्थित है। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हमारे इंडिया का जो कुछ पार्ट है वो नीचे की तरफ आता है टॉरिड जोन में और थोड़ा पार्ट आता है ऊपर का टेम्परेट जोन में, तभी आपको क्लाइमेटिक कंडीशन अलग देखने को मिलती है, वेजिटेशन अलग देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये तो हमने अक्षांश रेखा से समझ लिया कि अक्षांश रेखा के कारण क्या होता है, ये जो हमारा अलग अलग जोन में पड़ता है, क्यों क्लाइमेटिक कंडीशन इतना हमें डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे नॉर्थन पार्ट में और साउथर्न पार्ट में इंडिया के। अब हम देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे कि देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामी-उत्तर का क्या उपयोग है? चलिए पहले हम अच्छे से जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं एक एक चीज़ को कि क्या बोल क्या रहे हैं इसमें। यहाँ पे ये जो हमने ये लाइन पढ़ी कि मानक यामी-उत्तर रेखा क्या है, ये इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो पहले हम जान लेते हैं कि मानक यामी-उत्तर क्या होता है। देखो मानक यामी-उत्तर, मानक यामी-उत्तर, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में अगर देखते हैं तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले बेसिक जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे एक 0 डिग्री लाइन है जिसे कि हम GMT बोलते हैं, और ये हमारे देशांतर रेखा यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 180। पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी पीछे तक कितनी है? 180, है ना। और यहाँ तक मैंने आपको बताया था 180। तो ये जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री GMT, ये क्या करती है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ठीक है। अब ये तो आपका बिल्कुल बेसिक है, आप जान चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या है, यहाँ पे ये इंग्लैंड से होकर के गुजरती है, जिसे कि हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन्स टाइम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पूरी दुनिया का जो टाइम होता है ना, वो मेज़र किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, रुको, पहले थोड़ा आप बेसिक बता देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि पूरे देश का जो टाइम होता है ना, वो देखा जाता है GMT के थ्रू, जो कि इंग्लैंड से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब देखो आप लोग खुद सोचेंगे कि आपने देखा होगा कि जब आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है जो कि कहाँ रहती है, कनाडा में रहती है वो, ठीक है। तो जब यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं सुबह के, तो वहाँ पे रात हो रही होती है ना। ये तो आपका चलो डे एंड नाइट वाला हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि रोटेशन होती है, इस वजह से डे एंड नाइट में जो भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। लेकिन टाइम में भी तो होता है, टाइम में भी आप देखेंगे कि अगर अभी यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, तो वहाँ पे रात के कुछ बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे सुबह, मतलब वहाँ पे रात के मान लीजिए मतलब वहाँ पे लेट चल रहा होगा, वो पीछे होंगे हमसे, वहाँ पे सुबह के मान लीजिए 2 ही बज रहे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये टाइम डिफरेंस क्यों होता है? या आप हमसे हमारे इंडिया से आगे की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे आप टाइम देखेंगे वो तो अलग होना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, हर जगह का आपको, अगर आप फॉरेन टू फॉरेन अलग अलग कंट्रीज़ का अगर आप देखते हैं तो टाइम अलग होगा, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अगर इसी अकॉर्डिंग हम टाइम को करते तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता। अब देखो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये 0 डिग्री वाली लाइन है, मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको अभी पीछे एक बताया था कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इधर की साइड जाते हैं, ईस्टर्न वाले हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हर 1 डिग्री पे क्या होता है,
4 मिनट प्लस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 1 डिग्री है, ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, हमारी 1 डिग्री है, 1 डिग्री ईस्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि GMT में जितना टाइम हो रहा होगा वहाँ से 4 मिनट प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 1 डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो हर 1 डिग्री पे क्या होंगे, +4 मिनट्स होते जाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? रुको मैं आपको और अच्छे से दोबारा से समझाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, इस सबको क्लियर कर देते हैं, तब मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। देखो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग इस GMT से, इस ग्रीनविच मीन्स टाइम से, जब भी हम इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ हर 1 डिग्री पे क्या होता है, 4 मिनट प्लस होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस 0 डिग्री पे, इस ग्रीनविच मीन्स टाइम पे 12 बज रहे होंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे दिन के क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो जब हम इधर की साइड बढ़ेंगे, ठीक है, ईस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ेंगे ना, तो हर 1 डिग्री पे, हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा आपका, 4 मिनट प्लस होंगे। 4 मिनट क्या होंगे, प्लस होंगे। जैसे कि यहाँ पे 12 बज रहे थे ना, तो जब हम 1 डिग्री आगे जाएंगे तो वहाँ पे हो रहे होंगे 12:04 मिनट। ऐसे ही आगे आप 2 डिग्री पे जाएंगे तो फिर 12:08 मिनट हो जाएंगे। तो मतलब ये 8 4 4 4 क्या होंगे, प्लस होते जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। ठीक है, इसको अगर मैं आपको और इजीली बताऊं तो देखो, हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, वो क्या करती है, वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है ना, यानी कि लगभग वो पूरा 360 डिग्री घूमती है। पूरा यहाँ से यहाँ घूमेगी, फिर वो उधर से यहाँ तक आएगी। तो टोटल कितना, 180 यहाँ से यहाँ तक और 180 यहाँ से यहाँ तक पूरा करेगी ना, रोटेशन पूरा करेगी। तो लगभग 360 डिग्री घूमती है ना। जब हम इस 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 24 घंटे से, मतलब कि 15 घंटे का, 15 घंटे मतलब 15 डिग्री, 15 मिनट पर आवर, आप ऐसे कह सकते हैं कि हर 15 डिग्री पर क्या होता है, 1 घंटे का डिफरेंस आता है। ठीक है, या अगर आप खुद भी कैलकुलेशन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या समझाया मैंने कि हर 15 डिग्री पर क्या होता है, 1 घंटे का अंतर आता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री था ना, अब 0 डिग्री से जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो 15 डिग्री पे तक पहुँचते 1 घंटे का आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 12 बज रहे होंगे ना, तो इस 15 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे। फिर उसके आगे 15 डिग्री आप और बढ़ेंगे, यानी कि 30 डिग्री पे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे 2 बज रहे होंगे। मतलब 1 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, तो हर 15 डिग्री पर क्या होता है, 1 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मैं आपको मिनट के हिसाब से समझा रही थी कि जब भी आप क्या करते हैं, इस GMT से ईस्टर्न साइड पे आगे बढ़ते हैं, तो हर 1 डिग्री पर क्या होते हैं, आपके 4 मिनट प्लस होते हैं। ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, तो आपके ये जो 4 मिनट है ना, ये प्लस होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 12:04 हो जाएंगे, यहाँ 12:08 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो 4 मिनट यहाँ पे प्लस होते हैं। लेकिन जब आप इधर की साइड जाते हैं तो यहाँ पर हर 1 डिग्री पर क्या होता है, -4 मिनट्स होते हैं। 4 मिनट आपके कम हो जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर बज रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपके 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे आप 4 मिनट को उसको कम कर दीजिए। 4 मिनट आप कम कर देंगे तो यहाँ पे 11:56 हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे और कम कर देंगे तो 11:52 हो रहे होंगे। मतलब जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे तो हर 1 डिग्री पे आपके क्या होंगे, -4 होते हैं, 4 मिनट कम हो जाते हैं। ठीक है, तभी इसी हिसाब से क्या है कि देखो, जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया इधर की तरफ पड़ता है, तो क्या है, हमारे इंडिया के टाइमिंग में और GMT के टाइमिंग में, ये हमारी GMT लाइन है, तो इन दोनों के जो टाइम होता है ना, हमारे इंडिया और GMT की लाइन में 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने का? 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 बज रहे हैं दिन के, तो यहाँ पे आप 5 घंटे प्लस कर दीजिए, यानी कि 6 बज के यहाँ पे 30 मिनट्स हो रहे होंगे उस समय शाम के। समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे GMT में दिन के 1 बज रहे होंगे ना, तो हमारे इंडिया में 5.5 घंटे आगे चल रहा होगा टाइम, यानी कि 6:30 हो रहा होगा। तभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फ्रेंड है जो कनाडा में रहती है, और कनाडा जो है हमारा
इधर साइड पे पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा टाइमिंग क्या होता है, अलग होता है। यहाँ सुबह हो रही होती है तो वहाँ रात हो रहा होता है, मतलब वो हमसे पीछे चल रहे होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आई थिंक ये इससे ज़्यादा ईजिली मैं और कैसे बता सकती हूँ आपको। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। बस इतना याद रखो कि जो हमारा 0 डिग्री GMT होता है ना, उस पर जितना भी टाइमिंग हो रहा हो, अगर हम ईस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं तो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट प्लस होंगे, और जब हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं तो 4 मिनट आपके माइनस होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कैलकुलेशन करने पर हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड टाइम है, उससे देखा जाए तो हमारे इंडिया के टाइम में और GMT के टाइम में 5.5 घंटे का 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये मतलब मैंने आपको ऐसे समझाया। अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 1 डिग्री पर ऐसे तो 4 मिनट प्लस हो रहे हैं। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 4 मिनट प्लस हो रहे हैं। तो ऐसे तो जो हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया से तो ऐसे बहुत सारी ऐसे हमारी लॉन्गिट्यूड्स होके गुजरती हैं। यहाँ पे फिर अलग टाइमिंग होगा, यहाँ अलग टाइमिंग होगा। चलो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अब देखो, इस डायग्राम के थ्रू समझो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम ऐसे जाते हैं ऐसे की तरफ, तो क्या होते हैं, 4 मिनट प्लस हो रहे हैं, हमारे 4 मिनट क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इस हिसाब से तो फिर क्या होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है, इसका लॉन्गिट्यूड देख रहे हो आप, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है यहाँ से, और यहाँ तक जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट तक जा रहा है। तो ऐसे तो यहाँ पे अलग अलग हर जगह टाइम अलग होना चाहिए था ना। यहाँ पे जो भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, हर एक डिग्री पे क्या होते हैं, अलग अलग टाइम हो रहे होते हैं, अलग अलग टाइम हो रहे होते ना। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में एक ही टाइम हो रहा होता है हर जगह। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि ऐसे में तो क्या होता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती, क्योंकि हर जो कोई भी कंट्री होती है तो उससे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स होके गुजरते हैं। तो ऐसे में जो टाइम होता वो क्या होता, अलग अलग होता, एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम होता है ना। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती सारे काम में, हर चीज़ में। आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन के टिकट्स बुक कर रहे हो, फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऐसे में तो क्या हुआ, क्या आइडिया लगाया गया, क्या सोचा गया कि ऐसे तो बहुत हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या किया गया कि हर देश का एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। ठीक है, कि उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पूरे देश का जो टाइम होगा ना, पूरे देश के टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा सिर्फ उस देश के स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में एक जैसे ही टाइम हो रहा होता है। तो वो कैसे होता है? वो होता है स्टैंडर्ड टाइम की वजह से। मैं भी आपको शो करती हूँ। अब देखो, इसके थ्रू आप अच्छे से समझोगे। देखो, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे IST, जो ये IST का मतलब क्या हुआ? IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो ST क्या है? ST तो मतलब हो गया स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का है, इसलिए हमने लिखा इंडिया IST। अगर दूसरे देश का होता तो वहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए नेपाल का होता तो वहाँ लिखते वो NST मतलब नेपाल स्टैंडर्ड टाइम। समझ रहे हो? श्रीलंका का होता तो SRST मतलब श्रीलंका स्टैंडर्ड टाइम। तो मतलब जिस देश का होता है तो वो अपने नाम लिखते हैं। जैसे कि IST मतलब क्या हुआ यहाँ पे, IST मतलब क्या हुआ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये IST क्या है हमारे देश का, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ये क्या है, ये याद रखना आप लोग, ये है हमारे देश का IST, जिसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का टाइम जो होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जो टाइम होगा पूरे इंडिया में वही टाइम हो रहा होगा। तो इसी IST को ही हम बोलते हैं, यही है वो IST जो हम बोलते हैं ना कि 5.5 घंटे आगे है हमारी GMT से। मतलब हमारा जो देश का जो टाइमिंग है वो GMT से कितना है, 5.5 घंटे आगे है। तो इसी के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पूरे देश में टाइम अलग अलग ना हो करके एक ही टाइम कैलकुलेट किया जाता है। नहीं तो क्या होता, यहाँ गुजरात में अलग टाइमिंग हो रहा होता, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइमिंग हो रहा होता। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ये हमारे इंडिया का है, ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है, 82 डिग्री, इसको हम 30 मिनट भी कई बार बोलते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट भी बोलते हैं। ठीक है, या 82.5 डिग्री। तो ये क्या है, ये हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। हर देश का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, जिससे कि उस पूरे देश में एक ही जैसा टाइम हो रहा होता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता हम लोगों को। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो पूरे देश में, हमारे इंडिया में 12 ही माना जाएगा उसको। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड टाइम से क्या होता है कि किसी भी देश का क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, वो निर्धारित करने के लिए हम इसको एक बेस मानते हैं। आया समझ में?
अब जैसे देखो इंग्लैंड है, हमने बात करी GMT जो है इंग्लैंड से होकर गुजरती है, मतलब वो क्या है 0 डिग्री में है, ठीक है। नेपाल का स्टैंडर्ड टाइम है, वो नेपाल का आई थिंक वो है, नेपाल का है 86 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, ठीक है। जापान का जो है ना, जापान का आता है हमारा, जापान का आता है हमारा आई थिंक 135 डिग्री पूर्व, तो ये उसका स्टैंडर्ड टाइम है जापान का। हमारे इंडिया का क्या है 82.5 डिग्री, ठीक है। ऐसे नेपाल का कितना 86 डिग्री 15 मिनट, ऐसे करके क्या है सब देश का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, जिससे कि उस टाइम को अच्छे सही तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमने पैराग्राफ समझ लिया। कहाँ तक पढ़ा था हमने कि यहाँ तक भारत मानक समय से पहले से परिचित है, मानक ज्यामिति का क्या उपयोग है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम का, जिससे उस देश का टाइम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखे जिनमें से मानक ज्यामिति रेखा गुजरती है। ये मैं भी आप लोगों के साथ बताती हूँ कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है हमारी जो स्टैंडर्ड रेखा है। लेकिन यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जो टाइम होता है, हम देखते हैं कि सूर्योदय अगर हम देखते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश साइड पे पहले होता है सूर्योदय। क्यों? क्योंकि वो हमारा ईस्टर्न वाले पार्ट पे पड़ रहा है। सूर्य जो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो पहले ईस्टर्न वाला पार्ट ही तो आएगा। लेकिन टाइमिंग जो होता है वो एक जैसा क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ ही मैं आप लोगों के साथ दिखा भी देती हूँ कि किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। मैंने आपको बताया ना कहीं कहीं पे 82 डिग्री 30 मिनट भी लिखा होता है, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये क्या हमारे इंडिया का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये हमारे भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? देखो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल निकट कौन सा वाला जिला है? जैसे कि हमारा आता है मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, देखो ये मध्य प्रदेश को टच कर रही है ना यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश का आ गया। यहाँ पे देखो ये पूरा छत्तीसगढ़ आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ये उड़ीसा का पार्ट भी टच हो रहा है, और आंध्र प्रदेश का पार्ट भी देखो यहाँ पे, मतलब कि ये पूरा से टच करते हुए बंगाल की खाड़ी पे ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 4 और 5, यानी कि 5 राज्यों से होकर के हमारी ये जो इस IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये हमारी जो रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक लाइन लिखी है कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक ज्यामिति को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व ज्यामिति को भारत की मानक ज्यामिति चुना गया है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना आप लोग। और भारत मानक के समय जो है वो ग्रीनविच मध्य समय से 5-5.5 घंटे आगे है, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला देख, तो ये वाला पॉइंट याद रखो, ये वाला पॉइंट याद रखो कि भारत का IST क्या है और ये GMT से हमारे देश का टाइमिंग कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। अब देखो, जैसे कुछ देश हैं जो बहुत बड़े हैं, हमारे देश में तो एक से ही काम चल गया, लेकिन कुछ देश हैं जो चौड़ाई जिनकी बहुत ज़्यादा है, पूर्व से पश्चिम तक, ईस्ट वेस्ट क्या है, काफ़ी ज़्यादा उनका विस्तार है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या है कि एक से ज़्यादा मानक ये ज्यामिति रेखाएँ हैं वहाँ पर उस देश में। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि जो USA है, तो USA में लगभग 6 समय कटिबंध हैं, ठीक है। तो ये जो पेज है ये हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको जो डार्क कलर है इसे दिखाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्य सीमाएं दिखाई गई हैं आपको भारत की, और आपको अच्छे से आना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो भारत की स्थिति दिखा रखी है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख किलोमीटर है। मैंने अभी आपको बताया था मैप में भी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरा अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो इतना याद रखो कि 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर के हमारे भारत का एरिया है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया नहीं, पूरे हमारी जो पृथ्वी है उसमें
जितना भी लैंड पार्ट है, जितना भी ये पूरा हम लैंड पार्ट देखते हैं, तो इस लैंड पार्ट का 2.4% पार्ट जो है हमारे किसका है, हमारे इंडिया का है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इस प्रकार भारत विश्व का क्या है, 7वां बड़ा देश है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आकार साइज की बात करते हैं। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियाँ, तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्र पहचान स्थापित करने में सहायता की। चलो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, अगर हम आप देखते हैं, मतलब कि इंडिया को देखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है फिजिकली। देखते हो, उत्तर में आप जो देखेंगे, इस पूरे पार्ट में आपको देखेंगे, क्या देखेंगे, हिमालय, ये पूरे हिमालय श्रेणी जा रही है, ये पूरी ऐसे करके हिमालय श्रेणी जा रही है ना। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इधर साइड आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको पठार देखने को मिलता है, यहाँ पूरा गंगा मैदान, पूरा आपको गंगा ब्रह्मपुत्र पूरा मैदान जो देखने को मिलता है, ये पूरा है ना। यहाँ पे ये पूरा कोस्टल एरिया आ जाता है आपका, यहाँ पूरा पठारी भाग आ जाता है। तो और यहाँ पे देखो, ये हमारे आइलैंड्स है, तो बहुत ज़्यादा विविधता आपको देखने को मिलती है ना। और इसी का इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी पड़ता है। वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, आपको सब विविधता देखने को मिलती है। वो इसी कारण है क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे जो भारत है, उत्तर में आपको हिमाचल दिखता है, हिमालय पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। बीच में आपका मैदानी भाग आ जाता है, आपका पश्चिम में आपका रेगिस्तान देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया देखने को मिलता है। साउथ में आप देखेंगे बीच में प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है और आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये विविधता देखने को हमें मिलती है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं इसके पड़ोसी देश की, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अफ़गानिस्तान, इसकी थोड़ी सी सीमा लगती है हमारे इंडिया से। पाकिस्तान यहाँ पे आ गया, यहाँ आपका नेपाल आ गया, ये है चाइना, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, ये है श्रीलंका, यहाँ मालदीव नीचे की तरफ पड़ जाता है। तो ये सारे क्या, ये सारे के सारे क्या हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये क्या है, नेबर कंट्रीज़ हैं। और आपको यहाँ पे देखो बॉर्डर लाइंस करके दिखाया गया है कि यहाँ पे पाकिस्तान है, ये देखो यहाँ पे बॉर्डर लाइन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखो नेपाल है, चाइना है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। समझ में आ रहा है, ये सारी के सारी क्या है, हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो, जो हमारे भारत है, भारत में चाइना और इसके इंडिया की बीच की जो लाइन उसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। देखो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, यहाँ पे ठीक है कि ग्रीन कलर से आपको क्या शो किया गया है, नेबरिंग कंट्रीज़ दिखाई गई हैं। इससे ब्लैक से बिल्कुल लाइट से क्या दिखाया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाई गई है। रेड क्लिफ लाइन दिखाई गई है आपको पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देख रहे हो है ना, यहाँ पे देख रहे हो। फिर आता है मैकमोहन लाइन दिख रही है आपको, लाइट पिंक से दिखेगी आपको, लाइट पिंक से दिख रही है। फिर आपको देखो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ दिखाया गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे दिखाया गया है, ये चीज़ है ना। तो ये आपको शो किया गया है, देखो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, क्या लाइन से इनका क्या मतलब है। ठीक है, और याद रखना कि कौन सी लाइन किन कंट्रीज़ के बीच में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। यानी कि अब आपने अच्छे से मैप को पढ़ लिया है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जब आप ऐसे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएंगे यहाँ से यहाँ पे, तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, किन चीज़ों से होकर गुजरेंगे, तो ये अब आप बता सकते हैं। फिर आता है
कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि देखो आप यहाँ पे कि यहाँ की तरफ उभरा हुआ है, ये देखो यहाँ पे नीचे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आता है, हमारा इंडियन ओशन आता है यहाँ पे। अगर और यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है इन द्वीपों को मिला करके कितनी है, 7,517 किलोमीटर है। ठीक है, ये समझाया गया आपको यहाँ पे। फिर भारत एवं उसके पड़ोसी देश भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, मैंने आपको शो कर दिया था पहले ही, और बंगाल की खाड़ी और अरब के सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यही देखो, समुद्र से होकर व्यापार करते हैं, वायु मार्ग के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसी देशों में जाते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। अब आप देख ही चुके हैं कौन कौन से नेबर कंट्रीज हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी के द्वारा क्या ये हमारे इंडिया से अलग है। ठीक है, खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आप लोग खुद करिएगा। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दुनिया द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? चलिए, ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो आपको पता है कि भारत का क्या है विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज़्यादा किसकी आती है, बांग्लादेश की आती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो चीन है, चीन से भारत से बड़ा है। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित नदियों में से किस को आप पार नहीं करेंगे? देखो हम देखते हैं, अगर हम मैप के थ्रू देखें तो हमारी जो सिंधु है ये ऊपर बहती है, गंगा नदी इधर की तरफ बहती है, ब्रह्मपुत्र इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब आप राजस्थान से कहाँ जाएंगे, नागालैंड की तरफ जा रहे हैं, तो आप किस एक को आप पार नहीं करेंगे। आप किसको पार नहीं करेंगे? तो देखो सिंधु नदी को हम पार नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो चलो यहीं की तरफ पड़ जाएंगे, हम इनको पार कर सकते हैं, लेकिन सिंधु तो काफ़ी ऊपर है तो उसको हम पार नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे जो भी क्वेश्चन है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भारत की लंबी तटरेखा की क्या प्रभाव है? अब देखो आपने चैप्टर पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को अपने आप करने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ को आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।